हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा क्लास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। अभी हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग कैसे होता है, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उसको ब्रीदिंग कैसे करते हैं, मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे ब्रीदिंग करते हैं हम लोग। अभी हम इस जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे मेनली 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जो टुडेज टॉपिक है ये मेनली 2 है। क्या क्या है? पहला आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और दूसरा पार्शियल प्रेशर। दूसरा हम पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिस्कस करेंगे, और लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाकी ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या होता है? तो हम जो ब्रीदिंग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं इसके लिए हम लोग जो ब्रीदिंग को मेजर किया जाता है, जो होता है ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कुछ नहीं होता, बस एक तरीके का वॉल्यूम होता है, उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का ही इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, कैपेसिटीज बस अलग कुछ नहीं होता। सिंपल सा बात है। तो ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता है इसको मापने के लिए, इसको परिमाप करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। ये हो गया स्पाइरोमीटर। और ये स्पाइरोमीटर एक ऐसा ग्राफ देता है, तो इसी हम इसको बोलते हैं स्पाइरोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पाइरोग्राम, ग्राफ नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाइरोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो होता है ईसीजी, और ये होता है स्पाइरोग्राम। ये याद रखना, स्पाइरोग्राफ नहीं बोलते इसको बोलते हैं स्पाइरोग्राम। और स्पाइरोमीटर हो गया जो इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। ठीक है, तो इसको आप बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना जरूरी है ऐसे। तो जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरीके का आता है। तो ये जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली आप जब नॉर्मल कंडीशन पे हो तब आप कितना ब्रीथ इन कर सकते हो, कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे आप मान लो ये नॉर्मल कंडीशन है, आप नॉर्मली ब्रीथ इन किए, आप ब्रीथ इन किए, ब्रीथ आउट किए, ब्रीथ इन किए, ब्रीथ आउट किए, कर रहे हो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो ये जो नॉर्मली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर दो, ये जो वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो अमाउंट होता है ये होता है लगभग 500 ml। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया 500 ml। उसके बाद आता है ये जो हमारा
टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml किया था। तो ये जो हमने बात कर रहे हैं, तो ये जो हम नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम जितना एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो ये जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट होता है लगभग 500 ml, ठीक है, ये लगभग 500 ml का होता है। उसके बाद आता है सर मैंने ब्रीदिंग कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने जितना नॉर्मल कंडीशन में जितना ब्रीदिंग कर सकता था मैंने उतना कर लिया, इतना मैंने ब्रीदिंग कर सकता था, तो इतना मैंने ब्रीदिंग कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक्स्ट्रा कितना ब्रीदिंग कर सकते हो। तुमने बोला कि सर इतना कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इतना तुम कर सकते हो, तो इसको जो इतना एक्स्ट्रा तुमने कितना किया इसको मैंने बोल दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल दिया? शॉर्ट फॉर्म IRV। शॉर्ट फॉर्म ही याद रखना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो IRV हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है लगभग 2500 से 3000 ml होता है, लगभग 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब मैंने बोला कि बेटा तुमने इतना तो एक्सपायर कर लिया, तो नॉर्मल इतना एक्सपायर किया था, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना किया हो गया IRV, इसका वैल्यू कितना हुआ? लगभग 2500 से 3000 ml हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि अब तुम एक्स्ट्रा कितना निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा कितना निकाल सकते हो, इतना तुमने इंस्पायर किया था, अब तुमने छोड़ दो। बोले सर छोड़ दिया, जितना लिया था एक्स्ट्रा छोड़ा, नॉर्मल भी छोड़ दिया, टाइडल भी आ गए, अब एक्स्ट्रा कितना तुम छोड़ सकते हो, तो एक्स्ट्रा यहाँ से नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितना छोड़ सकते हो, इसको मैंने बोल दिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है? लगभग आप बोल सकते हो इसका अमाउंट होता है 1000 से लेकर के कहीं ना कहीं 1100 ml, इतना होता है इसका वैल्यू, ठीक है। पर ये कभी ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ये नीचे तक नहीं आएगा। जैसे यहाँ से टाइडल से इतना तक उठा था, ये टाइडल था, यहाँ से एक्स्ट्रा इतना उठा, ये टाइडल है, यहाँ से इतना नामा, पर ये पूरा का पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। मतलब रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? जो परसिस्टेंट रहता है, मतलब जो रहता है ऑलवेज प्रेजेंट, इसको बोलते हैं रेसिडुअल। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है दिस इज ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑफ द लंग्स, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑफ लंग। ये लंग का नेगेटिव प्रेशर के लिए मौजूद होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। लंग्स कोलैप्स नहीं करेगा, इसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को भी तुम निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो फिर लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पाइरोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। जो स्पाइरोमीटर बोला था ना, तो स्पाइरोमीटर में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकते। इसका रीजन यही है क्योंकि नेगेटिव प्रेशर हार्ट्स को कोलैप्स लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। ऐसे याद कर लो। ERV होता है 1000 से लेकर के 1100 ml और ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml तक होता है, ठीक है। इतना याद कर लो, बहुत बढ़िया। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद क्या आता है? तो हमने बोल लिया IRV, ERV, PV टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV रेसिडुअल वॉल्यूम, सबके सब वॉल्यूम हो गया, सबके सारे वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटीज कुछ भी नहीं है, अगर तुमने वॉल्यूम समझ लिया ना तो कैपेसिटीज बहुत आसान है। देखो क्या होता है, मैं नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे था, मैंने इंस्पायर किया इतना यार, ये टाइडल वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा मैंने किया IRV, तो मैंने टोटल इंस्पायर कितना किया? ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? IRV प्लस PV, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो PV प्लस IRV। ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक मैथ से ऐड कर दोगे, आ जाएगा 3016 से 3500 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? तुमने एक्सपायरेशन किया, देखो तुमने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना दिया, ये हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको बोल दिया मैंने
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ईसी क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये आ जाएगा तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज योर ईसी। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, वेरी वेरी वाइटल आल्सो। वाइटल कैपेसिटी बहुत वाइटल होता है, याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है और भर भर के क्वेश्चन दिया जाता है। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, और दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू डैश, वाइटल कैपेसिटी। पर वो क्या क्या बोल के बनता है वो देखो। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो वाइटल कैपेसिटी मतलब मैंने वाइटल मतलब मैक्सिमम इंस्पायर कितना किया और मैक्सिमम एक्सपायर कितना किया, उसके बीच का टोटल, इसको मैंने बोल दिया वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायर कितना किया था मैंने, एक बार पूरा का पूरा सांस अंदर ले लो, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा सांस अंदर ले लो, उसके बाद एकदम पूरा एक्सपायर कर दो फोर्सफुली, या फिर ऐसे कर दो पूरा का पूरा सांस को पहले बाहर कर दो फोर्सफुली, पहले पूरा का पूरा सांस को फोर्सफुली बाहर कर दो ऐसे, उसके बाद फोर्सफुली अंदर खींचो मैक्सिमम जितना हो सके, उसको मैंने बोल दिया वाइटल कैपेसिटी। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बोलता हूँ, पूरा का पूरा सांस को बाहर फेंक दो फोर्सफुली, उसके बाद पूरा का पूरा सांस को अंदर खींचो फोर्सफुली जितना हो सके मैक्सिमम, इसको मैंने बोल दिया वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन होया, उसके बाद तुमने फोर्सफुली जितना इंस्पायर किया टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, वो हो गया वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो एक बार तुमने फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो तो आईआरबी आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना किया आईआरबी आ जाएगा, नॉर्मल तो आएगा ही टाइटल वॉल्यूम, प्लस तुमने एक्स्ट्रा कितना फोर्सफुली बाहर किया था वो भी आएगा, तो ईआरबी, तो आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी, ये तीनों मिलके बन गया वाइटल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दो चीज होता है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के अंदर और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होता है, व्हाट इज दिस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है, देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, जैसे हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब होता है, फंक्शनल मतलब कोई काम चल रहा है, तो फंक्शनल मतलब क्या, तुम नॉर्मल ब्रीदिंग तुम्हारा चल रहा है टाइडल कंडीशन में हो, तो टाइडल कंडीशन के रहते वक्त तुमने क्या क्या तुम कर रहे हो, वही हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रहते हुए क्या क्या चीज तुम्हारे अंदर है, रेसिडुअल मतलब क्या, जो रहता है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, फंक्शनल रहते हुए मतलब तुम ब्रीदिंग चल रहा है, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं हुआ। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब ब्रीदिंग चल रहा है ऐसे कंडीशन में जो चीजें तुम्हारे अंदर है, मतलब जो जिसको तुम निकल नहीं रहे हो, मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये तुम्हारा जो नॉर्मल कंडीशन था यहाँ से लेकर के मतलब ईआरबी प्लस तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों ही तुम्हारा फंक्शनल कंडीशन में तुम्हारे मतलब लंग्स के अंदर मौजूद है, मतलब एक्स्ट्रा तुमने कितना बाहर कर सकते थे वो है, और उसके साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी है। तो ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल कंडीशन में ही तो अंदर है, तो ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, सो दिस इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, सॉरी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या, वाइटल कैपेसिटी, उसके साथ साथ तुम रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो, मतलब क्या, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या था, आईआरबी टीबी ईआरबी, आईआरबी मतलब टोटल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या था, आईआरबी टीबी ईआरबी, उसके साथ साथ तुमने रेसिडुअल वॉल्यूम को ले लिया तो हो गया टीएलसी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर तुमने ऐसे भी बोल दिया आईआरबी, ऐसे शॉर्ट करके लिख दो, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी प्लस तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसे ही बोल लो, ये तीनों मिला के ही तो वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलना सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज आता है कि जो एक दूसरा गाली यूज करता हूँ,
ये जो मेरा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हुआ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और सॉरी फंक्शनल, हाँ सही है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो चीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो चीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है वो एक्चुअली क्या होता है? हमने नॉर्मल फंक्शनल है, मतलब मेरा नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, तो नॉर्मली मतलब क्या, वहां पे कोई फोर्सफुली की बात नहीं आएगा। पर जब मैं रेसिडुअल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तब वहां पे फोर्सफुली का बात आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब रेसिडुअल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो उसके केस में फोर्सफुली का बात आएगा। क्यों? क्योंकि मैं फोर्सफुली या कोई यहाँ पे ERV का कंडीशन आ रहा है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या? फोर्सफुली तुमने एक्सपायर किया, उसके बाद भी जितना रिमेनिंग रह रहा है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब मैंने फोर्सफुली एक्सपायर किया, ERV चला गया मेरा, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर, सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इज स्टिल देयर इन द लंग्स, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर, उस ही वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lungs after a forceful expiration too, that is residual volume. But the amount of air remaining in the lungs after normal expiration, तुमने normal expire किया, उसके बाद कितना इतना है ERV plus RV, तो ये normal expiration के बाद हुआ ना, तो इसको बोलते हैं functional residual capacity। यही डिफरेंस है, functional residual capacity normal expiration के बाद हो रहा है और जो residual volume है forceful expiration के बाद हो रहा है, बस डिफरेंस यही है। बस ये हो गया, ये सारे के सारे मैंने बोल दिया, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम क्या होता है, और सारे के सारे कैपेसिटीज भी क्लियर कर दिया। ठीक, डन। 21% ये तो पता ही है, ठीक है। और एयर का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? 760 mmHg, ठीक है। अब देखो, जो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ये था, और जैसे ये लंग्स में है और लंग्स में तो एल्वियोलाई में है, तो पार्शियल प्रेशर घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। कैसे एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो पार्शियल प्रेशर घट जाएगा ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा O2 का, सॉरी CO2 का। तो PO2 कितना हो जाएगा? 104, और PCO2 कितना देगा? 40, ठीक है। PO2 बढ़ के 40 हो गया और PO2 घट के 104 हो गया, 159 से, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, याद रखना, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, वेंट्रिकल हमेशा पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो सारा बॉडी में चला जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, CO2 आएगा, और यही CO2 जाके फिर राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल पंप कर देगा तो लंग्स में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है सब कुछ? एकदम ठीक। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ही नहीं होता, सुपीरियर वेना कब होता है, इंफीरियर वेना कब होता है, ऊपर पोर्शन से आता है, नीचे से आता है, दोनों तरफ से आता है, एक तरफ से नहीं होता। बस यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए छोटा सा करके दिखा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, मुद्दे पे आते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे जो PO2 होता है 95 mmHg, यहाँ पे घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? देखो, जैसे यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पे अगर नहीं घटेगा तो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा ना, तो यहाँ पे घट रहा है तभी तो यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ पे लेके जाना है। तो ये क्या हो गया? घट गया। कितना घटा? 95 हुआ। CO2 क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो PCO2 क्या होगा? हायर रहेगा या डिक्रीज करेगा? PCO2 डिक्रीज करेगा। डिक्रीज तो नहीं बोलूंगा, 40 रहेगा, 40 mm रहेगा, 40 mmHg रहेगा। ये सब यूनिट्स देगा, 40 mmHg रहेगा, ठीक है ना। क्यों डिक्रीज कैसे बोल रहा हूँ इसको? एक्चुअली इस तरीके से डिक्रीज इसको बोल रहा हूँ। देखो, जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 था 45, उस नजर से घट गया, 40 हो गया, और PO2 था 40, वो हो गया 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 हो गया 95, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है 45,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 कम है 40, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया। और जो चीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है वही चीज सेम टू सेम टिश्यू में रहता है। PO2 क्या हो जाएगा 40 और PCO2 रहेगा 45, सेम टू सेम चीज यही तो है। 1 2 3 4 तो हो गया 1 2 3 और 4, 4 बार 40 आना चाहिए था और 45 दो बार आना चाहिए, 45 दो बार आ गया। और 95 यहाँ पे और कोई नहीं है, 95 ये और हाँ मैच कर दिया, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल प्रेशर, बस यही होता है चीजें, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अभी यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिश्यू प्रोड्यूस करेगा CO2, यहाँ पे टिश्यू क्या प्रोड्यूस करता है CO2, और ये CO2 यहाँ पे जाएगा इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी राइट एट्रियम पे जाएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से लेकर के यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी आर्टरी होकर के ये चला जाएगा लंग्स में। एक्चुअली ऐसे नहीं जाता, इसका एक अलग पाथवे रहता है, ऐसे थोड़ी जाता है, ऐसे इसका पाथवे रहता है, डायग्राम के लिए दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। और लंग्स मतलब एल्वियोले में चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है ना। और यहाँ पे एक्चुअली कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज रहता है यहाँ पे, तो इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। एपिथेलियल टिश्यू रहता है, बेस मेम्ब्रेन रहता है, ग्राउंड टिश्यू रहता है, कुछ यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे याद रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लंग्स, या फिर ऐसे ही बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलाई, याद रखना, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बोलना बाकी है क्या? हाँ एक चीज और, यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन आया ना, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट गया ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आ रहा है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे जैसे ही आ गया यहाँ से निकल जाएगा यार हो के बाद, बस अब कुछ नहीं है, यहाँ तक तो ये हो गया मेरा पार्शियल प्रेशर। और क्या दो चीज हुआ आज, पार्शियल प्रेशर बोला और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। इसको अच्छे से रीड करना, इसको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बोल दिया, ठीक है ना। और ठीक है, बस बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से कवर करना, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सारे के सारे पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके बाय बाय, थैंक यू।